अब जाग भी जाओ, नया सवेरा तुम्हें ढूंढ रही है। अलार्म की जगह पंछियों की आवाज़ गूंज रही है। दोस्तों, आप कहोगे कि पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, क्या यह मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, यह मुमकिन है। अगर हम पर्यावरण की मिलकर देखरेख करें तो यह ज़रूर मुमकिन है। दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम पर, और इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे हमारे बहुत ही खास गेस्ट से। फिलहाल वक्त हो चुका है अभी हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, हमारे पहले सेगमेंट को लेने का। और हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं महापुरुषों द्वारा कहे गए अनमोल वचन पे। तो देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराने का, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, आप हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग पटना के निदेशक हैं। मुख्य वन संरक्षण जलवायु परिवर्तन का प्रभार आप संभाल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार बिहार शो में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दूरदर्शन और उसकी पूरी सपोर्ट टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं पर्यावरण और वन से संबंधित विषयों पर दर्शकों को अवगत करा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सर। सर, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि बतौर आईएफएस ऑफिसर क्या कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में यदि देखा जाएगा तो प्रथम तो हरितावरण में वृद्धि करना है, ताकि वनों के क्षेत्रों में और वनों के बाहर जो है अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए जा सकें, वृक्षाच्छादन किया जा सके। उसके अलावा वनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनमें तरह तरह के सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के कार्य करना, ये भी जो है विभाग का काम है। वन्य प्राणियों और उससे का मैनेजमेंट करना, हमारी सेंचुरीज़ का मैनेजमेंट करना, और यदि कोई वन्य प्राणी और से संबंधित द्वंद्व की घटनाएं होती हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उस सब पर जो है वो विभाग की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे विषय हैं जिस पर विभाग काम कर रहा है। साथ ही साथ जो वनों और पर्यावरण से जुड़े विषय हैं उनको जन सामान्य के सामने लाना, उनके संबंध में प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण देना, वो सारा काम भी जो है वो विभाग का है। साथ ही साथ जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, हमारा ग्राउंड स्टाफ है, उसका जो उससे जुड़े जो एचआरडी के विषय हैं उस पर भी जो है वो विभाग काम करता है। जी सर, ये किसी पॉलिसीज़ के थ्रू होती है, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय वन नीति है वो वर्ष 1988 में लाई गई थी, और इस पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य था कि जो पूरे राष्ट्र में वन क्षेत्र हैं उनके वन क्षेत्रों में वृद्धि करना। ये टारगेट्स दिए गए थे कि पूरे राष्ट्र में करीब करीब जो है वो 33% भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो वन होने चाहिए। उसमें रखा गया था, चूँकि इतने बड़े कंट्री में उतने बड़े टारगेट को रखना संभव नहीं था, तो ये पॉलिसी में निर्धारित किया गया था कि जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं उनमें जो है करीब 67% जो है वो वन होने चाहिए, और जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें जो है वो 20% जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% जो है वन क्षेत्र होने चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर कंट्री को मिलाया जाए तो उसमें करीब 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन क्षेत्र होने चाहिए। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए जो है वो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वनों में का जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए, वनों के बाहर भी जो है वो वृक्ष लगाए जाएं ताकि जो ग्रीन कवर है उसमें वृद्धि हो सके। इसमें साथ ही साथ जो हमारे वन हैं उनमें जो है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उसमें सॉइल एंड मॉइस्चर के कंजर्वेशन के कार्यों को किया जाए ताकि उनकी गुणवत्ता स्वयं बढ़ सके, और स्वयं ही जो है उनमें जो है नए वृक्ष जो हैं वो आ सकें और वो एक वनों का स्वरूप ले सकें। साथ ही साथ इस वन नीति में यह भी था कि जो हमारी वनों के किनारे किनारे रहने वाले कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ को जो है वो वनों के प्रबंधन में जोड़ा जाए, और साथ ही साथ जो वनों से मिलने वाले लाभ हैं वो उनको उन कम्युनिटीज़ को उपलब्ध करा जाए। जैसे चारा है, ईंधन है, ये सारी जो हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि वो कम्युनिटीज़ को वो लाभ जो है वो मिल सके। ये सारी
उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के ही जो है वो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी वर्ष 1988। जी। सर आपने बोली कि जो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ कर के बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें भी काम हो रहा है। अब अगर अभी की बात की जाए, अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व है और राजगीर में भी कंज़र्वेशन सेंटर खुला है। उसके बारे में क्या कुछ नए अपडेट्स अभी आए हैं जो कि हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है? हमारे राज्य में जो उत्तरी पश्चिमी कॉर्नर पर नेपाल से लगने वाला हिस्सा है, यह करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है जो राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जो है वो अधिसूचित किया हुआ है। किसी भी वन क्षेत्र को या ऐसे क्षेत्र को जो वन्य प्राणी के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी संभावना वहाँ पर होती है, ऐसे वन क्षेत्रों को जो है वो राज्य सरकार जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट या नेशनल पार्क जो है वो घोषित कर सकती है। तो हमारे राज्य में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली 900 स्क्वायर किलोमीटर में है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो उस एरिया को इस तरह से मैनेज करना ताकि उसके लाभ जो हैं वो वन्य प्राणियों को मिल सकें। इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हमारे पास बाघ हैं, हमारे पास तेंदुआ है, भालू है, उसके अलावा गौर है, हिरन है, विभिन्न प्रजाति के, और विभिन्न प्रजाति के 250 से अधिक जो है वो चिड़ियों की प्रजातियां जो हैं वो उस एरिया में पाई जाती हैं। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि राजगीर में भी जो हम लोगों ने जू सफारी जो है वो अधिसूचित कराई है और यह जू सफारी 5 भागों में बटी है जिसमें 5 मेजर स्पीसीज़ के जो है वो एनक्लोजर बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग जो वन्य प्राणी है उसको जो है वो ओपन स्पेस में रखते हैं और जो टूरिस्ट आता है उसको जो है एनक्लोज्ड में व्हीकल में जो है वो उसको वन्य प्राणियों को दिखाया जाता है। और साथ ही साथ राजगीर में जंगल सफारी भी बनाई गई है जिसमें टूरिस्ट से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं को जो है वहाँ पर रखा गया है। सर हम बात कर रहे थे परिवर्तन जो पर्यावरण है उसके ऊपर और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वन के ऊपर। अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। जो भी जीव जंतु हैं उनको बचाना हमारा दायित्व है। इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वन्य प्राणियों का प्रबंधन करना विभाग का एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है और उसके लिए जो है वो बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा इनिशिएटिव जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसमें हम लोगों ने जब स्वतंत्रता मिली और उसके पश्चात जब हमारे पास कंट्रोल जो है भारतवासियों के पास आया तो हम लोगों ने जो मेजर फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ मिलती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जो बड़े फॉरेस्ट थे उनको सेंचुरी या नेशनल पार्क के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया। हमारे राज्य में भी जो है राज्य सरकार ने एक नेशनल पार्क और 12 सेंचुरी जो है वो अभी तक जो है वो अधिसूचित कर चुकी है। इन वाइल्ड लाइफ एरियाज़ का जो मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से किया जाता है ताकि जो वनों के लाभ हैं वो वन्य प्राणियों को मिल सके, उनकी संख्याओं में वृद्धि हो सके और एक उनकी भी एक पीढ़ी जनरेट हो सके, उद्देश्य यह रहता है। तो जो विभिन्न सेंचुरीज़ हैं उनका प्रबंधन जो है वो हम लोग देखते हैं, विभाग देखता है और उसमें तरह तरह की गतिविधियां जो हैं हम लोग करते हैं ताकि जो हमारा हैबिटेट है वो वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से अनुकूल बन सके। इसमें जैसे अगर हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो उसमें हम लोग घास के मैदान डेवलप करते हैं, जो हमारे वीड आ गए हैं उन वीड को हटाते हैं और उनके स्थान पर जो वन्य प्राणी घास या चारा खा सकते हैं उनकी प्रजातियों को जो है वो वहाँ पर लगाया जाता है ताकि वो उनको एक चारा जो है वो हमारे वन क्षेत्रों में जो है वो मिल सके। साथ ही साथ जो अवांछित प्रजातियां हैं, जो खरपतवार जो पेड़ों को नहीं उगने देती हैं या ग्रासलैंड को डेवलप करने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उन अवांछित प्रजातियों को भी जो है वो हटाने का काम किया जाता है। हमारे यहाँ वीटीआर में देखा जाएगा तो फिनिक्स एक प्रजाति रहेगी जो छोटा खजूर होता है, उसकी वो एक बड़ी संख्या में जो है अपने आप ही उगाता है और जो वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से जो है वो अच्छी प्रजाति नहीं है, तो हम लोग उसको भी उखाड़ करके उसको जलाते हैं और उसको उस एरिया में पुनः जो है वो नई घासों को लगाया जाता है ताकि वो घास जो है वो चारे के रूप में जो है वन्य प्राणियों को मिल सके। साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में जब पानी की कमी जंगलों में हो जाती है तो वन्य प्राणियों को प्राकृतिक रूप से जो है वो जल मिल सके,
इसके लिए जो है वो वाटर सोर्सेज जो है वाटर सोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाते हैं या कृत्रिम रूप से हम लोग जो है वो गड्ढे क्रिएट करते हैं और उनमें पानी भर करके जो है वो वन्य प्राणियों को जो है वो पानी उपलब्ध करते हैं। तो ये सारे वन्य प्राणियों के प्रबंधन के कार्य किए जाते हैं सेंचुरीज एरिया में। और उसके अलावा जो दूसरी सेंचुरीज हैं उसमें भी जो है इसी तरह के कार्य जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा चूँकि वनों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है विभाग का, तो इन वन क्षेत्रों में प्रोटेक्शन का के काम करना, लगातार गश्ती बनाए रखना ताकि वन्य प्राणियों की किसी तरह के से पोचिंग या उस तरह की कोई घटना ना हो सके, ये भी विभाग जो है वो देखता है। तो इन तमाम चीज़ों पर आप लोग काम करते हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा रहता है। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो आज का जो हमारा क्लाइमेट है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। हमारे अर्बन एरियाज़ में भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। इसकी वजह से ही वन्य जीव पे भी असर पड़ता है, वन्य पे भी इसका असर पड़ता है। इस पे क्या कुछ आपकी राय है? इस पे किस तरीके से हम सुधार ला सकते हैं? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम हुई है, ये बेसिकली मानव जनित प्रॉब्लम है। जी, हम लोगों ने क्रिएट की है क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग जो है वो उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा जा कर के जो है करना प्रारंभ कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जिसके कारण जो है वो धुआँ या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है और जिसके कारण जो है इनका दुष्प्रभाव हमारी जो ओजोन लेयर है उस पर पड़ता है और साथ उसी के साथ जो है वो धरती के तापमान में वृद्धि होती है। तो यह एक मानव जनित क्रिया है क्रिया है। और उसके दुष्परिणाम जो है वो आज हम मानवों को झेलने पड़ रहे हैं। तो इसका उपाय भी हम मानवों को ही निकाल करके करना पड़ेगा और मिलजुल करके करना होगा। जहाँ तक विभाग की बात करेंगे, विभाग जो है वो चूँकि एक कहेंगे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल स्टेक होल्डर्स को शामिल करके जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। विभाग जो है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जिसको बिहार स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यह बेसिकली तैयार किया जा रहा है विभिन्न विभागों, विभिन्न जो हमारे विशेषज्ञ ग्रुप्स हैं या विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके तकनीकी सहयोग को प्राप्त करके इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्स का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अगले 10 सालों में राज्य को किस दिशा में जाना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उन दुष्प्रभावों पर जो है प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट विभागों के साथ मंतव्य करके और उस विभागों में क्या-क्या गतिविधियां की जानी चाहिए ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस का दुष्प्रभाव है वो कम हो सके, उसके लिए काम किया जा रहा है। विभिन्न विभाग जो इसमें शामिल हैं, चूँकि ज़्यादातर विभाग इसमें शामिल ही हैं, लेकिन जो मेजर विभाग जिनमें मैं बताना चाहूँगा जैसे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये सब सभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इन सब विभागों के साथ मिल करके हम लोग उनसे सजेशंस इनपुट्स ले रहे हैं कि आपके विभाग में क्या किया जाना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में व्हीकल्स की क्या पॉलिसी होगी, अगले 15 साल में जो है जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनके संबंध में राज्य सरकार की क्या पॉलिसी होगी। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के बारे में वो जो उनके वाटर रिसोर्सेज हैं, उनके जो जल स्रोत हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सब विषयों पर भी उनके प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं। संबंधित विभागों से जो इनपुट लिए जा रहे हैं उन इनपुट्स को लेकर के एक पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाएगा कि अगले 10 सालों में जो है वो विभिन्न विभागों की क्या पॉलिसी होगी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। ये जो सारी समस्या जो हमने मानव ने मिलकर के इसको क्रिएट किया है, उसी को सुधारने की क्रिया हो रही है। जी, प्रयास है। जी, बिल्कुल। सर, ये बहुत अच्छी कोशिश है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले जो 10 साल में हम अच्छे की तरफ बढ़ें, ना कि खराब की तरफ। जी। अगर इसी को बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी मैं कि जो बिहार सरकार द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव है, उसको कम करने हेतु जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आपके विभाग की क्या भूमिका है? यह कार्यक्रम जो है वो यह अभियान जो है वो बेसिकली राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है। यह माननीय
मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसमें था कि जो विभिन्न विभाग 15 विभाग हैं उसमें वो मिल करके जो है वो जल का प्रबंधन और हरियाली का प्रबंधन कैसे किया जाए, ताकि इसके इससे जो इनपुट निकलेंगे वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में लागू हो सके। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम जो है वो जल जीवन हरियाली रखा गया था। इसमें सभी विभाग जो जलों का प्रबंधन या वनों का प्रबंधन देखते हैं उनको जो है वो एक पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो अभियान के फॉर्म में जो है शामिल किया गया था। इसमें विभाग को मुख्यतः 2 दायित्व दिए गए थे। एक था कि बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए, नर्सरी लगाई जाए, पौधे इन्वॉल्वमेंट में कम्युनिटीज़ को शामिल किया जाए, लोगों को पौधा उगाने के लिए प्रेरित किया जाए। और दूसरा कंपोनेंट था कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उन वन क्षेत्रों में सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के कार्य जो हैं वो किए जाएँ। तो विभाग ने पिछले चारों कृषि रोड मैप में यदि देखा जाएगा तो बढ़ चढ़ करके जो है वो भाग लिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो है वो काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम जो है वो सफल रहा है। हम लोगों अभी 5 करोड़ पौधे जो हैं हम लोगों के पास उपलब्ध है पूरे राज्य में, और इन पौधों को उगाने में हम लोगों ने जीविका समूहों को शामिल किया है, किसानों को नर्सरी लगाने के लिए प्रेरित किया है। और अब आज की तारीख में हमारे पास करीब 400 नर्सरियां हैं जो किसानों और जीविका समूहों के द्वारा जो है संचालित की जाती हैं। ये आप बिहार की बात कर रहे हैं? जी, बिहार की बात कर रहा हूँ। और इसमें जीविका समूह ने जो है आज बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि हमारा जो जीविका समूह राज्य में है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्राउंड लेवल पर है। तो हमने नर्सरियों को जो है वो विस्तारित किया है, उनको जो है रिमोट लोकेशंस पर लेकर के गए हैं, ताकि उन नर्सरियों से जो है रिमोट लोकेशंस पर जो है वो पौधों की उपलब्धता हो सके। साथ ही साथ हम लोगों ने विभागीय तौर पर जो है वो विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओज़ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इन सभी संस्थाओं को शामिल किया है अपनी वृक्षारोपण की कार्य योजना में। और पिछले जो वित्तीय वर्ष रहा है उसमें करीब 4 करोड़ पौधे जो हैं हम लोगों ने जो है वो सभी संस्थाओं के साथ मिल करके जो है लगाए हैं। जहाँ तक सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन गतिविधियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया था कि जो राजगीर में गार्लैंड ट्रेंचिंग का कार्य किया गया है, जिसमें जंगल से आने वाले पानी को जो है वो एक जगह स्टोर किया जाता है और उस स्टोर्ड वाटर को जो है कम्युनिटी के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह निर्देश दिया गया था कि जंगल के क्षेत्रों के आसपास भी गार्लैंड ट्रेंचिंग की योजनाएं जो है ली जाए। विभाग ने भी गार्लैंड ट्रेंचिंग के बनाने के इस कार्य पर आगे काम किया है। और जो जंगली क्षेत्रों में जो पानी निकल करके आता है, जो जंगल के पार आसपास रहने वाले गाँव में पहुंचता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बड़े वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है तैयार किए हैं, ताकि जो जंगल के क्षेत्र से निकलने वाला पानी है वो उन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में सेव होता है और जो स्थानीय रूप से जो कम्युनिटी रह रही है वो उनके उपयोग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो उस पानी को संग्रहण करने की जो ये सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन की योजनाएं जो हैं वो विभाग ने ली हैं। उसके अलावा वन क्षेत्रों में ही जंगल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुक सके, इसके लिए जो है छोटे छोटे चेक डैम्स और ब्रशवुड चेक डैम्स या डिफरेंट टाइप की संरचनाएँ जो है वो बनाई जाती हैं। आइडिया ये है कि जो जंगल का पानी है वो जितनी ज़्यादा देर जंगल के क्षेत्र में रहेगा वो उसकी सॉइल की मॉइस्चर में जो है वो हेल्प करेगा और उससे जो है प्राकृतिक रूप से जो है वो जंगलों का उत्थान होगा, ये उनकी जरूरी वृद्धि भी है, होगी। क्योंकि जब हमारा समर सीजन आता है, गर्मी आती है, तो जब मानव जीवन इतना त्रस्त रहता है तो जो जीव जंतु हैं उनकी क्या हालत होती जी। होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि अभी के टाइम पे जो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में बन चुकी है, इसका असर हम सब पे हो रहा है, वन्यों पे भी हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ आप लोग काम करते हैं? प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो बेसिकली प्रदूषण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम करता है। बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है कि जो पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं या पोल्यूशन करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऐसे रेगुलेट किया जाए, ऐसे नियमित किया जाए ताकि उनसे निकलने वाले प्रदूषण जो है वो न्यूनतम हो सके। क्योंकि इस पर पर्यावरण पर काफ़ी असर होता है, जी जी जी, वन्य बिल्कुल जीवों पे भी काफ़ी असर होता है। जी।
तो उस पर उसको उसको नियंत्रित करने के लिए जो है वो जो बोर्ड है वो बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको इस्टेब्लिश करने के पहले जो है वो परमिशन देता है और उनको ऑपरेट करने के लिए भी हर साल जो है उनको सीटीओ मतलब परमिशन टू ऑपरेट जो है वो देता है। अ, अभी राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो एक ही बार उपयोग होता है और उसके बाद जो है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिसका संग्रहण प्रॉपरली नहीं हो पाता है, कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इसको पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया जाए। राज्य सरकार ने और आगे जा कर के जो है वो थर्मोकोल और उससे बने जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, पेपर प्लेट्स हैं या थर्मोकोल के ग्लासेस हैं, कटलरीज है, इस झंडे हैं, इन सब पर जो है वो को भी बैन कर दिया है। तो ये सारे प्लास्टिक्स के आइटम्स जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और उसका एक अच्छा परिणाम जो है वो एनवायरनमेंट पर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जो प्लास्टिक है, वन टाइम जो यूज़ हम करते हैं प्लास्टिक का या जो थर्मोकोल्स का, उसका क्या कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे सोसाइटी पे, हमारे पर्यावरण पे, इस पे कुछ बताएं। देखिए जो प्लास्टिक है ये एक ऐसा मटेरियल है जो जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं होता है और यदि उसको हम लोग उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो वो होगा कि हमारी ज़मीन पर पड़ा रहेगा और वो अल्टीमेटली हमारे खाद्य पदार्थों में या हमारे पेय पदार्थों में जो है वो आ जाएगा और हमारी लाइफ को प्रभावित करेगा। लंबे समय तक यह प्लास्टिक जब सॉइल में पड़ा रहता है तो वो सॉइल की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। आप देखते हैं कि ये प्लास्टिक जो है हमारे गटर्स में जो है चला जाता है और उसको जो है चोक कर देता है, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में जो है वो जल भराव की समस्याएं और वो सब समस्याएं होती हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस प्लास्टिक को यदि हम लोग रिसाइकिल नहीं करते हैं तो ये हमारी स्वास्थ्य पर हमारे पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम जाते हैं बाहर तो प्लास्टिक इजली अवेलेबल है। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे पेपर प्लेट्स या कप हैं, उसके अल्टरनेटिव जो हैं आज के तारीख में तैयार हैं। जो हमारे पेड़ों से निकलने वाले छाल है या जो नारियल का कॉयर है, उस सब को भी इस्तेमाल करके जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिससे कटलरी के आइटम्स के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जहाँ तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की बात है तो जूट के बैग हैं हमारे पास, जो हाथ से बनाए हुए थैले हैं, कपड़े के थैले हैं, वो सभी जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स हैं जो प्लास्टिक के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के साथ केवल उसकी ईजी अवेलेबिलिटी या उसकी कॉस्ट कम होने के कारण ही वो एक ऐसा आइटम बन जाता है कि सब लोग उसको बहुत ही इजीली इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके विकल्प जो हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं और लोगों ने अब इस्तेमाल करने शुरू भी कर दिए हैं। कह सकते हैं कि लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि कितना घातक ये होता है हमारे खुद के लिए। सरकार की पहल जारी है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अगर किसी पहल को ज़मीन पे उतारने की अगर बात की जाए तो जो आम इंसान है उसको काम करने की ज़रूरत है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक ग्रुप होता है, सरकार होती है, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम आम इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये कितनी बड़ी समस्या है। हम खुद अपने पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे, उनको हम अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी कार्यक्रम राज्य सरकार का बिना पब्लिक सपोर्ट के जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। जी। तो जब तक हम लोग जनमानस को इस कार्यक्रम में नहीं जोड़ेंगे तब तक इन कार्यक्रमों की सफलता जो है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो राज्य सरकार ने निर्णय लिए हैं वो जनमानस ने बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट किए हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो आज देखने के लिए मिल रहे हैं। आज आप देखेंगे कि स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति या पॉलीथीन के प्रति जो अवेयरनेस है बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पर्पजली अब कोई जो है वो कोशिश करता है कि कम से कम वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करे, या अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो उसकी रिसाइकिल की प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसको शामिल रखे, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करे, डस्टबिन में डाले, और ताकि वो जो है चुन करके फिर दोबारा इस्तेमाल की जा सके। तो हमारी नई जनरेशन जो है वो काफ़ी जागरूक हो रही है और इन्हीं जनरेशन के ऊपर हम लोग जो है वो डिपेंड कर सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है एक
बहुत अच्छा परिणाम लेकर के जो आएगी, और हमारा जो पर्यावरण है वो भविष्य में और साफ और स्वच्छ हो सकेगा। जी बिल्कुल। आपने बोला था कि पेड़ लगाने की अब का जो ये अभियान चल रहा है, आम लोगों को नहीं पता रहता है कि किस तरीके से इसमें जुड़ें। अगर वो इस अभियान में जुड़ना चाहें या फिर वो अपना योगदान देना चाहें तो किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं? हम लोगों ने जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है, और इसमें कोशिश किया गया है कि जो भी शामिल होना चाहता है वो उसको शामिल होने में किसी तरह की व्यवधान नहीं रहे। हम लोगों ने जो भी पौधे उपलब्ध कराते हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, या जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको हम लोग निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। जो भी पौधे विभागीय तौर पर हम लोग तैयार करते हैं उन पौधों को निःशुल्क तौर पर जो है वो उपलब्ध कराया जाता है इन डिस्ट्रीब्यूशन में। स्कूलों को भी हम लोग जो है वो निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं, ताकि छात्र जहाँ भूमि उपलब्ध हो वहाँ उन वो पौधों कहीं को भी लगा सकते हैं, वो वो कहीं भी लगा शहर, सकते गाँव हैं। जी, कोई कहीं भी भी लगा लगा सकते हैं। इसमें जो दो 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 मोड में हम लोग पौधे उपलब्ध करा सकते हैं। एक तो है कि आप हमारी पौधशालाओं से शुल्क के तौर पर पौधा ले सकते हैं। 10 रुपया प्रति प्लांट जो है वो पौधा रहता है। कोई भी व्यक्ति आकर के वो पौधा क्रय कर सकता है और जहाँ मन चाहे वहाँ लगा सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है वो हम लोग क्योंकि कम्युनिटीज़ को इस सब में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए उन को भी जो है वो निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जाता है। जब डिफरेंट एनजीओज़ अप्रोच करती हैं तो उन एनजीओज़ को जो है वो 1000 पौधे तक जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जिन पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको हम लोग निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। जो जंगल के किनारे रहने वाले हमारे कम्युनिटीज़ हैं, किसान भाई हैं, उन सबको जो है वो प्रति फैमिली जो है वो 5 प्लांट फ्री उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो अपने भूमि पर वनों के किनारे किनारे जो है वो वृक्षारोपण कर सकें। स्कूली बच्चों को स्कूल के माध्यम से जो है वो पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। जी। इसमें बेसिकली जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर ही किसानों को जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज हैं वो लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें मेनली हम लोग पॉपुलर की प्रजातियां जो हैं वो इसमें लगा रहे हैं, और इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं कि किसान जो है बढ़ चढ़ करके अपनी भूमि पर एग्रो फॉरेस्ट्री की जो स्कीम है वो उसके तहत जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत भी हम लोग मात्र 10 रुपये का शुल्क लेकर के जो है वो किसानों को पौधा उपलब्ध कराते हैं। यह शुल्क बेसिकली है जो प्लांट हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं उसकी एक सिक्योरिटी मनी के तौर पर लिया जाता है। और जब 3 साल के बाद पौधा तैयार हो जाता है तो जो जितने पौधे जीवित रहते हैं उन जीवित पौधों के अनुरूप जो है प्रति प्लांट जो है वो 60 रुपया जो है उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ जो 10 रुपया हम लोगों ने सिक्योरिटी मनी के लिए रूप में लिया था वो भी वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई किसान भाई अपनी ज़मीन पर एक वृक्ष लगाता है तो उस वृक्ष के 3 वर्षों के पश्चात जीवित रहने के पर हम लोग जो है वो 60 रुपये का प्रोत्साहन राशि जो है वो उपलब्ध करें। जैसे कहते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है तो आप उसकी देख-रेख पूरी ज़िंदगी आपको करनी होती है। वैसे ही अगर कोई पेड़ लगाता है, उसकी देख-रेख की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि हमने पेड़ तो लगा दी, अगर हमने किसी बच्चे को दिया वो पेड़ लगा दिया उसने, बट उसको बढ़ता हुआ देखना या उसकी देखभाल करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है? इसमें जो विभाग के द्वारा प्लांटेशंस किए जाते हैं, जो हम लोग मेनली वन भूमि पर या जो सरकारी भूमि है उस पर लगाते हैं, उसके प्रोटेक्शन की रख-रखाव की ज़िम्मेदारी तो विभाग की होती है। उसके अलावा जो हमारे विभिन्न समूह लगाते हैं जो गवर्नमेंट लैंड पर या स्कूलों में, उसको चूँकि सब जगह विभाग नहीं लगा सकता है और नहीं उसका रख-रखाव कर सकता है, तो जिस व्यक्ति ने जिस भूमि पर वो वृक्ष लगाए हैं, जो अपेक्षा की जाती है कि वो उस वृक्ष के रख-रखाव पर भी काम करेगा, काम करें। और उनकी रख-रखाव की ज़िम्मेदारी जो है व्यक्ति विशेष की होती है। जीविका समूह के के द्वारा भी जो वृक्षारोपण किया जाता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जीविका दीदियाँ जो हैं उन वृक्षों को जो है वो स्वयं रख-रखाव करेंगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली उनकी प्रॉपर्टी बनेगी। वो तो उन्होंने आफ्टर अपनी 3 ज़मीन इयर्स पर आप उनको प्रोत्साहन के रूप में वापस करते हैं 60 रुपए। जो कृषि वानिकी की योजना के अंतर्गत हम लोग पौधा उपलब्ध कराते हैं, उसके अंतर्गत जो है वो 60 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। जी। जीविका दीदियों को जो पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्वयं की ज़मीन पर वो लगाएंगी, तो उसमें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
लेकिन उस पेड़ का राइट, उस पेड़ से मिलने वाले जो भी लाभ हैं वो उनको तो मिलते किस हैं। तरीके के पेड़ होते हैं? कोई भी पेड़ लगा सकते हम लोग कोशिश करते हैं कि जो समूह या जो व्यक्ति उस जिस प्रजाति का पौधा की उसकी इच्छा है, उसकी हैं? जी। वांछित प्रजाति का पौधा जो है उसको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन चूंकि सभी तरह की प्रजातियों को उपलब्ध कराया जाना तो संभव नहीं है। खास तौर से जो डिमांड रहती है वो फलदार पौधों की डिमांड रहती है, जिसमें ये लोग चाहते हैं कि जो ग्राफ्टेड फलदार पौधे हैं वो उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि ग्राफ्टेड जो प्लांट्स की जो मैंडेट है वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। हम लोग जो है वो प्राकृतिक रूप से उगने वाले प्रजातियों को जो है उगाते हैं, जी। जो बीज से जर्मिनेट करती हैं। तो इसलिए हम लोग जो उपलब्ध कराते हैं वो बीज से जमने वाली प्रजातियों को जो है उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें मेनली फलदार स्पीसीज या ऐसी स्पीसीज जो यूजुअली जिनसे कुछ लाभ, लाभ हो इमीडिएट लाभ सके। प्राप्त हो हाँ सके, जी। सहजन के हैं, आम है, जामुन है, अनार है, इस तरह की प्रजातियां जो है वो उपलब्ध कराई जाती जी बिल्कुल। चलिए, हमने पेड़ की बात की। अगर हम बात करें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, उसको निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? हैं। देखिए, जहाँ वन्य प्राणी रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के वन क्षेत्रों में है कि हम लोगों ने हमारी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। बढ़ गई है तो बिल्कुल। उन एक्टिविटी बढ़ने के कारण जो अ, वन्य प्राणियों के लिए जो उपलब्ध अधिवास है, उनका जो हैबिटेट है वो सिकुड़ रहा है। हाँ, हम लोग उनके घरों में दूसरे जाकर के चले जो जा है रहे हैं। एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि उनका अवेलेबल उनके लिए जो उपलब्ध स्थान है वो घट जा रहा है, तो वो जंगल से बाहर आते हैं और निकटवर्ती जो भी आपका क्रॉप है उसको डैमेज करते हैं, या अपना एक जंगल से निकल करके दूसरे जंगल में पहुंचते हैं। और इन बिटवीन जो है जहाँ भी उनका एनकाउंटर हमारे घरेलू मवेशियों से होता है या मानव से होता है, तो इस तरह की वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाएं जो हैं वो होती हैं। हमारे राज्य में मुख्यतः जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं वो बाघ के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा, भालू, इन सब के द्वारा होती हैं। जो बेसिकली इन जानवरों के जंगल के सन्निकट जो वन क्षेत्र है, जो फसल क्षेत्र है, उस फसलों में निकल जाने के कारण जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसके अलावा हाथी के द्वारा भी जो है वो घटनाएं होती हैं। खासतौर से जो हमारा राज्य का पूर्वी इलाका है जो नेपाल से जुड़ता है, आपका उस क्षेत्र में नेपाल की तरफ से जो है वो हाथियों का मूवमेंट होता है। और रास्ते में पड़ने पर यदि कोई मानव या कोई मवेशी जो है उनको दिखता है तो ये फसलों को जी बर्बाद बिल्कुल। करते हैं या मानव द्वंद की उस तरह की घटनाएं होती हैं। सर, हम बात कर रहे थे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपने बताया जैसे कि काफ़ी सारी हम बढ़ते जा रहे हैं वन की तरफ, और उनकी जो लाइफ है वो सिकुड़ती जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इस पे किस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो घटना है ये एक वास्तविकता है, जो जैसे मैंने बताया कि इस तरह की घटनाएं रेगुलर नियमित रूप पर होती ही रहती हैं। राज्य सरकार ने इन पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए खासतौर से जो नीलगाय और जो हमारा जंगली सूअर है, क्योंकि ये नीलगाय और जंगली सूअर से जो है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो जंगल के किनारे रहने वाले किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद होती हैं। और विभाग के ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहता था कि इन जंगली जानवरों को, नीलगाय और जो आपके जंगली सूअर हैं उनको मारने की एक व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनकी संख्या वास्तव में जो हमारे जंगल के किनारे वाले एरिया है उसमें काफ़ी बढ़ी हुई है। और उस पर नियंत्रण जो है वो पाने की आवश्यकता है। तो राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया था कि जो ऐसे घोड़परास या ऐसे जंगली सुअर जो जहाँ पर ये समस्या जो है वो एक कंट्रोल से जब बाहर हो गई है, उन पर जो है ये उनको जो है मारने के लिए संबंधित मुखियाओं को जो है वो प्राधिकृत किया गया था। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ ये समस्या विकट रूप ले चुकी हो, वहाँ पर संबंधित मुखिया जो है वो ग्रामीणों से आवेदन लेकर के जो है इनको मारने का निर्णय ले सकते हैं। एक बार में जो है मैक्सिमम 50 की संख्या में मारने का निर्णय लिया जाएगा। और उसमें वन विभाग की टीम शामिल रहेगी, एग्रीकल्चर विभाग की ओर से जो है प्रतिनिधि रहेंगे, और उनकी उपस्थिति में जो है वो इन कार्य को जो है वो किया जाएगा।
जो भी घुड़परास या जंगली सूअर मारा जाएगा उसको प्रॉपर रूप से जो है वो दफनाया जाएगा और उसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा, उसको किया जाएगा। और इसके लिए जो है हम लोगों ने शूटर्स का भी एक पैनल तैयार किया है ताकि जो हमारे मुखिया हैं वो उनकी सेवाएं ले सकते हैं। उन एम्पेनल्ड शूटर्स को जो है वो बुलाया जा सकता है और उनकी सेवाएं लेकर के जो है जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं बहुत बड़े लेवल पर होने लगी हैं उन पर जो है नियंत्रण पाने के लिए उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जी। उसके अलावा हम लोग यदि किसी तरह की कोई घटना हो ही जाती है तो राज्य सरकार में जो है वो उसको सहाय राशि देने का प्रावधान है। यह पेमेंट जो है यदि डेथ हो जाती है तो 5 लाख की राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाती है और यदि कोई शारीरिक अपंगता हो जाती है तो उसके केस में भी जो है वो सहाय राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ फसल बर्बादी यदि होती है या घर का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी जो है वो ये कंपनसेशन की व्यवस्था जो है वो की हुई। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस निर्णय का पार्कों के विभाग पर क्या प्रभाव पड़ा है और आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली शुरू में हमारा विभाग का जो मैंडेट था वो ये था कि वन क्षेत्रों और उसके वन क्षेत्रों तक ही जी, सीमित बिल्कुल। रहा। धीरे धीरे जो वनों से जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसे भी विभाग को जो है वो कार्य करने का निर्देश दिया गया था और राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में ही निर्णय लिया गया है कि जो शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पार्क हैं और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी पार्क चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो उसका रखरखाव, उसका मैनेजमेंट जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा। एक्चुअली शुरू में यह कार्य हम लोग सीमित करके रखे थे केवल पटना शहर के लिए और पटना शहर में जैसे राजधानी वाटिका हुआ, हार्डिंग पार्क हुआ या दूसरे अन्य पार्क हैं जिनको जो है हम लोगों ने विभाग ने जो है वो तैयार किया और एक इन पार्कों को जो है वो लोगों के बीच ये पार्क जो है वो बहुत ही लोकप्रिय पार्क के तौर पर जो है वो सामने आए। जी, बिल्कुल। जो इको पार्क में या हार्डिंग पार्क में हम लोगों ने काम किया आज लोग उसको प्रशंसा करते हैं और एक मॉडल के तौर पर जो है वो विभाग ने इन पार्कों को विकसित किया। लोगों ने उनको पसंद किया और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि दूसरे विभाग के अधीन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन या पंचायतों के अधीन जो पार्क हैं उनका मैनेजमेंट, उनका मेंटेनेंस भी जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाए। तो आज की तारीख में जितने भी पार्क हैं वो धीरे धीरे जो है विभाग को हस्तांतरित हो रहे हैं और हम लोग जो है इन पार्कों के नियमित रखरखाव के लिए या उसमें जो भी पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं हैं उनको विकास करने की योजनाएं तैयार कर रहे हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि इन पार्कों में का मैनेजमेंट जो है वो सुधरा है और एक उनसे मिलने वाली जो सुविधाओं को एक बेहतर गुणवत्ता के साथ जो है जनमानस को उपलब्ध करा पाए। जी, बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है क्योंकि अभी भी जितने पार्क खुल गए हैं, खासकर पटना की बात की जाए, तो इतने सारे पार्क खुल गए हैं जो हमारे मानव जीवन के लिए काफ़ी कुछ हम जाते हैं वहाँ पे पार्क में, देखते हैं अर्बन एरियाज़ में खासकर कि आप पेड़-पौधे देख पा रहे हो, आप हरियाली देख पा रहे हो और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आने वाले वक़्त में इन पार्कों से क्या कुछ फ़ायदा होता है अगर प्रदूषण की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, तो काफ़ी सारे पार्क खुल गए, उसका रख-रखाव हो रहा है आपके द्वारा, तो इससे क्या कुछ प्रभाव होता है मानव जीवन में? देखिए शहरी क्षेत्र में जैसा आपने बताया कि हरियाली की बहुत कमी है, कमी है, सीमित हमारे पास लैंड है और उसी लैंड में जो है हम लोगों को हरियाली क्रिएट करनी क्रिएट होती है। करना जी। तो शहरी क्षेत्रों के लिए एक विशेष रूप से चैलेंज है और जहाँ भी इस तरह के स्पेस अवेलेबल रह गए हैं हम लोग जो है उसको हरित क्षेत्र के रूप में जो है वो विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। विभाग में जो भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट योजना है उसके अंतर्गत जो है नगर वन की योजना भी है। इस नगर वन की योजना के अंतर्गत भी हम लोग जो है जो 5 हेक्टेयर के तक के पार्क हैं उनको जो है विकसित करने का योजना है और तो शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले विभिन्न पार्कों को जो है वो विकसित किया जा रहा है
साथ ही जो छोटे-छोटे क्षेत्र हैं उसमें जो है वो नगर वाटिकाएँ भी विकसित करने की योजना है। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हमें। आप मानव जीवन और जो जीव जंतु हैं सबके ऊपर आप लोग काम करते हो, ये बहुत भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। आपसे बात करके, आपसे जानकारियाँ लेके बहुत अच्छा लगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दूरदर्शन को भी और उनकी पूरी टीम को। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। लिखने के लिए ले लें कलम और पेपर और लिख लें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।